हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग डिवाइसेस का फोर्थ वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। उम्मीद करती हूँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक जिया आर प्लेइंग। आपको यहाँ पे ब्लैंक में सूटेबल कंजंक्शंस फिल करने हैं। किसी भी ब्लैंक को फिल करने के लिए, यानी कि कहीं पे भी कंजंक्शन या लिंकिंग डिवाइसेस को यूज करने के लिए आपको मेनली दो चीज़ें देखनी होती है। फर्स्ट है वो है कि आपको देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और जो दूसरी चीज़ है वो देखनी है कि पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर पेयर बन रहा है तो फिर आपको वहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करने होते हैं। बट अगर पेयर नहीं बन रहा तो आप हेल्पिंग वर्ब को देखकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंजंक्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आई डैश जिया आर प्लेइंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ के जिया एक सिंगुलर है, जिया सिंगुलर है बिकॉज ये थर्ड पर्सन है और ये एक नेम है। बट जिया के साथ आर यूज हुआ है। इट मीन्स आई एंड जिया दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। इट मीन यहाँ पर हम जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो है एंड। सो हम यहाँ पर एंड फील करेंगे। एंड इज राइट आंसर। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा। यहाँ पर हमने दो तरह के कंजंक्शन देखे थे। पहला देखा था बट और दूसरा देखा था येट। हमने देखा था कि बट जहाँ पर भी यूज होता है तो बट से पहले नेगेटिव एक्शन होता है और उसके बाद येट से पहले नेगेटिव एक्शन होता है और येट के बाद पॉजिटिव एक्शन होता है। लेकिन बट जहाँ पर भी यूज होता है वहाँ बट के फर्स्ट वाले सेंटेंस में पॉजिटिव एक्शन होता है, जबकि जो उसका रिजल्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ डैश से पहले पॉजिटिव एक्शन है, जबकि उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। सो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे। इसलिए बट देयर राइट आंसर। ओके, हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप भी साथ साथ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। थर्ड क्वेश्चन है, आना डिड नॉट वर्क हार्ड डैश सी पास्ड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डैश से पहले है वो तो नेगेटिव एक्शन है, बट जो इसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ पर हम येट का यूज करेंगे। सो येट इज राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सुटेबल कंजंक्शन फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि आपको सारे क्वेश्चन में करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, आरव सेड डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो आपको देखने की एक सजेशन है, ये एक एडवाइस है। और यहाँ पर एक आपको यहाँ पे देखना है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट में ही हमने डैश दिया है, यानी कि आपको फर्स्ट में ही कंजंक्शन फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन को, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिकॉज इसमें एक जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है वो उस पर डिपेंड है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे इवन इफ, इवन दो और इफ, ये दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कि अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। सो हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, राधा शोज ऑफ डैश सी इज अ मिलेनियर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जबकि हमने देखा था, जब हमने पढ़ाई की थी, जब हमने इसकी थियरी पढ़ी थी, तब हमने इसके सारे रूल्स भी देखे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रूल्स याद होंगे और आप क्वेश्चन को सही से करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डैश से पहले हमारे पास क्या है,
या कि राधा शो ऑफ करती है, किस तरह से करती है ये जैसे कि सी इज़ अ मिलेनियर, जैसे कि वह एक मिलेनियर है। तो जैसे कि के लिए हम वहाँ पर यूज करते हैं इवन इफ का और इवन दो का। यहाँ पर इवन इफ और इवन दो दोनों ही सही है। यहाँ पर हम इवन इफ और इवन दो की जगह एज इफ एज दो भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही होगा। बट यहाँ पर हमारे पास इवन इफ इवन दो है, तो हम यहाँ पर इवन दो और इवन इफ का ही यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप भी अपना आंसर साथ साथ करते जा रहे होंगे। हमारा सिक्स क्वेश्चन है माई फ्रेंड केयर्स मी डैश माई मोम। तो हमें यहाँ पे बताना है कि डैश में क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो लोगों को में सिमिलरिटी दिखाई जा रही है कि मेरा फ्रेंड केयर करता है मेरी लाइक या फिर कि मेरी मोम की तरह ही केयर करता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए एज का यूज करते हैं। जब हम सिमिलरिटी दिखाते हैं दो चीज़ों में, तब हम वहाँ पर एज का यूज करते हैं। ये हम जब फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे हम पढ़ेंगे। वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली, उसमें हम एज और लाइक का यूज करके दो चीज़ों के अंदर, दो थिंग्स के अंदर, दो ह्यूमंस के अंदर या फिर दो एक्शन के अंदर सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एज। तो एज यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पे हम एज का फील करते हुए देखेंगे कि माई फ्रेंड केयर्स मी एज माई मोम, कि मेरा दोस्त मेरी मम्मा की तरह मेरी केयर करता है। बढ़ते अपने सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन है विनय इज गोइंग इधर यूएसए डैश जापान। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पेयर बन रहा है, बिकॉज हमने देखा था कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं उनमें पेयर बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ईदर है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि ईदर के साथ कौन से वर्ड का पेयर बनता है। उम्मीद करते हो आपको याद होगा अच्छे से कि हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था कि ईदर के साथ और का पेयर बनता है। सो और यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसका मीनिंग होगा कि विनय या तो यूएसए जाएगा या फिर जापान जाएगा। हमने ये भी बताया था कि ईदर और में दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, जिनमें से दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और उनमें से किसी एक को चूज करना होता है, राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है डैश विपिन नोर आई एम गोइंग टू जापान, कि ना ही तो विपिन और ना ही मैं जापान जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक पेयरिंग वर्ड है जो है नोर। तो यहाँ पे नोर के साथ आपको याद होगा कि नीदर का पेयर बनता है। और ये दोनों, इसमें दोनों ही नेगेटिव एक्शन होते हैं। दोनों स्टेटमेंट होंगे तब भी वो नेगेटिव होंगे और जो एक्शन होते हैं वो भी नेगेटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे आएगा नीदर विपिन नोर आई एम गोइंग टू जापान, कि ना तो विपिन और ना ही मैं जापान जा रहे हैं। सो यहाँ पे नीदर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है बोथ विपिन डैश पीयूष आर गोइंग टू वैली ऑफ फ्लैश इन उत्तराखंड, की बोथ यानी कि दोनों विपिन और पीयूष आर गोइंग जा रहे हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लैश घूमने के लिए, यानी कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास एक पेयरिंग वर्ड है जो है बोथ। और बोथ के साथ आपको याद होगा कि हम हमेशा एंड का यूज करते हैं और बोथ एंड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा एंड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन है आई हैव नथिंग डैश आई लॉस्ट माई एटीएम, कि मेरे पास कुछ नहीं है जब से कि मैंने अपना एटीएम खोया है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एक कंजंक्शन पढ़ा था जो यहाँ पे आएगा, तो उससे पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जबकि उसके बाद वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो वो कंजंक्शन है हमारे पास यहाँ पर सिंस। सिंस का
सिंस को हम एज ए प्रेपोजिशन भी यूज करते हैं और एज ए कंजंक्शन भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंस को जब भी कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो वो बीच में आता है और उससे पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उसके जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है यानी कि जो सेंस के बाद आता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप भी चीज़ों को नोट भी करते जा रहे होंगे और अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11th क्वेश्चन है, आई सरप्राइज्ड डैश आई सा माई रिजल्ट, कि मैं सरप्राइज्ड हुआ, मैं आश्चर्यचकित हुआ या हुई जब मैंने अपना रिजल्ट देखा। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है जो एक उस टाइम को शो कर रहा है, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है जिस टाइम हम सरप्राइज्ड हुए, यानी जिस टाइम आई यानी कि मैं जब जिस टाइम सरप्राइज हुई। तो उस टाइम के लिए यहाँ पर हमारे पास टाइम के लिए दो कंजंक्शन है, फर्स्ट है सिंस और सेकंड है व्हेन। बट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं वो है व्हेन। सो यहाँ पर व्हेन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 12th हमारा क्वेश्चन है, आई विल एड वैल्यूज इन योर लाइफ डैश वी रीड टुगेदर, कि जब जब हम साथ पढ़ेंगे मैं आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करूँगी। ये मेरी फीलिंग भी है और ये मेरी कोशिश भी है कि जब जब हम साथ पढ़ें यानी कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ यानी कि हम एक दूसरे डिस्कस करें तब मैं आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करूँ। तो यहाँ पे हमें डैश में क्या फील होगा ये आप देख रहे होंगे कि इसमें है कि जब जब हम मिलेंगे, तो जब जब के लिए यानी कि जब भी हम मिलेंगे हम वैल्यूज ऐड करेंगे एक दूसरे की लाइफ में, राइट। तो यहाँ पर हम जब जब के लिए जिसका भी यूज करते हैं, जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं वो है हमारे पास व्हेनेवर। वो कंजंक्शन है हमारे पास व्हेनेवर। व्हेनेवर का यूज हम जब जब के लिए करते हैं और यानी कि जब भी मिलेंगे पास्ट में या फ्यूचर में, पास्ट में जब मिले थे फ्यूचर में जब मिलेंगे तब भी हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। व्हेन का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और कभी कभी इसका यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं, बट वाइल का यूज हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आप इसी चीज़ को नोट करके रखिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि 13th हमारा क्वेश्चन है, यू शुड नॉट थिंक अननेसेसरी थिंग्स डैश रीडिंग। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यू शुड नॉट थिंक यानी कि आपको नहीं सोचनी चाहिए अननेसेसरी थिंग, यानी कि आपको बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हो, यानी कि पढ़ाई के दौरान हमें कभी भी अननेसेसरी यानी कि अनयूजफुल चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डैश है, डैश में जो कंजंक्शन आएगा वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ टाइम को, क्योंकि रीडिंग यहाँ पे कंटिन्यूअस होती है तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा। और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो कंजंक्शन है वो है वाइल, जो कि दौरान को यूज कर रहा है, जबकि व्हेन का यूज होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है बट ये एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज होता है, जबकि वाइल का यूज हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। यानी कि यहाँ पे होगा कि जब भी हम पढ़े, जब भी लाइफ में जब भी पढ़े हमें अननेसेसरी थिंग्स नहीं सोचनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है वो है वाइल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14th क्वेश्चन है, यू शुड कंप्लीट योर वर्क एज डैश एज यू कैन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये भी हमारे पास पेयरिंग वर्ड है और जो दूसरा इसमें जो मेन बात है वो है ये भी हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कहना चाह रहा है वो बात ये है कि हम यू शुड कंप्लीट योर वर्क, कि आपको अपना काम कर लेना चाहिए एज डैश एज यू कैन, कि जितनी जल्दी आप कर चाहें। यानी कि यहाँ पे हमारा जो एक यहाँ पे जो हमारे पास कंजंक्शन है जो इसमें सूटेबल लग रहा है वो है सून। वो जो सूटेबल कंजंक्शन है वो है सून, बिकॉज जो लॉन्ग का यूज है एज लॉन्ग एज, तो यहाँ पे लॉन्ग जो है यहाँ पर शूट नहीं करेगा, ये सूटेबल नहीं है। एज लॉन्ग एज यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर होगा एज सून एज, यानी आपको अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15th क्वेश्चन है वह माई एम इज़ नॉट ओनली क्रैक
रीड और आर्ट एट, अब हम इसे आर्ट एट के नाम से जानते हैं। सो माई एम इज़ नॉट ओनली करेक्ट आर्ट एट डैश मेक श्योर माई सिलेक्शन, कि यहाँ पे मेरा एम सिर्फ आर्ट एट को करेक्ट करना नहीं है बल्कि अपने सिलेक्शन को श्योर करना है कि मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पर भी हमें एक पेयरिंग वर्ड देखने को मिल रहा है जो है नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ हमेशा यूज होता है बट ऑल्सो। बट ऑल्सो नॉट ओनली के साथ एक पेयरिंग वर्ड है। ओके, तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो कंजंक्शन है बट ऑल्सो। यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी हम नॉट ओनली या नो बट ऑल्सो या फिर जिन भी पेयरिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं वो सेम पार्ट ऑफ ए सेंटेंस को ही ज्वाइन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक क्रैक है जो वर्ब है, और जो दूसरा यहाँ पे है मेक, ये भी वर्ब है। तो यहाँ पर ये दो वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। आप भी जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको ये याद रखनी है। कई बार हमें क्वेश्चन के मेनली पार्ट बना के दे देता है, लाइक ये जो हमारा होगा, ये जैसे कि हमें बना के दे दिया कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसे हमने ए नाम दिया, और उसके बाद ये जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। और इसमें हमसे पूछ लेता है कि कहाँ पर कोई मिस्टेक है, और जैसे कि क्रैक को यहाँ पर लगा दिया और नॉट ओनली को इसके बाद यहाँ पे लगा दिया, तो यानी कि चीज़ों को चेंज करके दे देते हैं और फिर हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो रॉन्ग है और जो कौन सा पार्ट है वो राइट है। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इनका यूज करें, यानी कि जब पेयरिंग वर्ड्स को आप यूज करें तब आप इनके देखिए कि ये आपस में सेम ही यानी कि सेम ही पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहे हों, राइट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आता की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। हमारा 16th क्वेश्चन है, इन माई ओपिनियन रादर इंग्लिश इज बेटर डैश फ्रेंच बिकॉज इट इज़ लिंग्वा फ्रैंका। तो यहाँ पे ये जो कहना चाह रहा है वह कि इन माई ओपिनियन कि मेरी राय में इंग्लिश एक बेटर लैंग्वेज है बजाय कि फ्रेंच के, बिकॉज ये एक लिंग्वा फ्रैंका है, यानी कि दो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच अगर जो कोई कनेक्ट करने की लैंग्वेज है, उनके बीच जो कन्वर्जेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज होगी, जो उन दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगी, वो होगी इंग्लिश। लिंग्वा फ्रैंका होती है जो दो ऐसे लोगों को बात करने का एक माध्यम प्रोवाइड करती है, यानी कि एक मीडियम प्रोवाइड करती है जो अलग अलग बोलते हैं। यानी कि जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो हमें वहाँ पर कन्नड़ तमिल बोलने वाले मिलते हैं, तो उन्हें हिंदी नहीं आती और हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती। तब हमारे पास उस टाइम अपना कन्वर्जेशन कंटिन्यू रखने के लिए, एक दूसरे को अपनी बातें समझाने के लिए जो लैंग्वेज हमारी मदद करेगी उस लैंग्वेज को हम लिंग्वा फ्रैंका कहेंगे। तो वहाँ पर हमारी जो मदद करेगी वो होगी इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश में अगर इंग्लिश आती है तो हम कन्वर्जेशन कर पाएंगे। कन्वर्जेशन का मीनिंग होता है बातचीत, तो हम कन्वर्जेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास लिंग्वा फ्रैंका होगी इंग्लिश। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डैश में जो कंजंक्शन आएगा वो भी अपने साथ एक पेयर बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक पेयर बन रहा है वो है रादर, और रादर के साथ जो दूसरा वर्ड जो पेयर बनाता है वो है देन, यानी कि रादर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा देन, हमारे पास यहाँ पर देन का यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी कि लिंग्वा फ्रैंका क्या होती है और रादर के साथ पेयरिंग में देन का यूज होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17th क्वेश्चन है, नितिन सैड ही लाइक्स सच टाइप ह्यूमंस डैश हेल्प नीडी, कि नितिन ने कहा कि वह ऐसे ह्यूमन बींग्स हो, यानी कि ऐसे लोगों को पसंद करता है जो नीडी यानी कि ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी एक पेयरिंग वर्ड यूज हुआ है जो है पहला है सच। तो सच के साथ जो पेयर में जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो है दैट। सो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर वो है दैट। नितिन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। सो आपको भी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th हमारा क्वेश्चन है, प्रिया सेड परम सिंग्स डैश हिज ग्रैंडफादर, कि प्रिया ने कहा कि परम गाता है अपने दादाजी की तरह, कि परम अपने दादाजी की तरह गाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे सुटेबल वर्ड है जो यहाँ हम इसमें कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे वो है एज, बिकॉज यहाँ पे प्रिया सिमिलरिटी दिखा रही है परम और उसके दादाजी की सिंगिंग में। और हम फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कि एक जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो है सिमिली, और सिमिली में हम दो चीज़ों के बारे में अंदर सिमिलरिटी दिखाने के लिए एज और लाइक का यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर एज है तो हम यहाँ पे कंजंक्शन की तरह एज को यूज करेंगे। सो एज हमारा राइट आंसर होगा, जो परम और उसके दादाजी की सिंगिंग के बीच सिमिलरिटी शो कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारा 19th क्वेश्चन है, आई एम थिंकिंग आई प्ले वेदर फुटबॉल डैश बेसबॉल, कि मैं सोच रही हूँ मैं खेलती हूँ चाहे फुटबॉल हो या बेसबॉल। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पेयरिंग वर्ड यूज हुआ है जो है वेदर, और वेदर के साथ हम जानते हैं कि हम और का यूज करते हैं। तो वेदर के साथ जो वर्ड यूज होता है वो है और। सो और यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 हमारा क्वेश्चन है वो है, आई एम बिलीवर डैश आई बिलीव दैट माई हार्ड वर्क पे ऑफ मी, कि मैं एक बिलीवर हूँ। आई एम बिलीवर कि मैं आस्तिक हूँ और मैं आस्था रखती हूँ इस बात में कि मेरा हार्ड वर्क यानी कि मेरी मेहनत मुझे पे ऑफ करेगा, यानी कि मुझे रिजल्ट्स देगा, यानी कि मेरी मेहनत मुझे परिणाम देगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूटेबल जो कंजंक्शन है वो है एंड। तो हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। तो इसका जो पूरा मीनिंग होगा वो होगा, आई एम बिलीवर कि मैं एक बिलीवर हूँ, मैं आस्तिक हूँ और मैं इस बात में आस्था रखती हूँ यानी कि विश्वास रखती हूँ कि मेरा हार्ड वर्क मुझे पे ऑफ करेगा। तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी मेहनत में बिलीव रखना चाहिए कि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। आपकी आपकी सक्सेस के लिए मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। मिलते हैं अपने